हाँ तो बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में तो हम जानते ही हैं। जैसे मान लो RX एक हेलोएल्केन कंपाउंड है, तो उसमें R आपका पॉजिटिव है और X यानी कि हेलोजन आपका नेगेटिव है। अगर मैं इसके ऊपर बाहर से अटैक करवाऊँ किसी न्यूक्लियोफाइल से और वो न्यूक्लियोफाइल इस X को रिप्लेस कर दे, तो वो आपको देगा R न्यूक्लियोफाइल और X बाहर। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब इस तरीके की रिएक्शन होती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल X को या हेलोजन को या किसी और न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह ले लेता है, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं हेलोएल्केन और हेलोएरिन की, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके की है। एक तो है SN2 और एक है SN1। ज़रा ध्यान दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाईमोलिक्यूलर का क्या मतलब है? बाईमोलिक्यूलर का मतलब है वो दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। अब ये दो मॉलिक्यूल्स क्या है या दो पार्ट क्या है इसके एक मॉलिक्यूल के, वो देखो। हमने बात की एक फॉर्म हैलाइड की। ठीक है, फॉर्म का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन हो। मैं इसको 0 डिग्री से भी दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो अगर एक कार्बन के पीछे एक कार्बन हो तो उसे हम प्राइमरी कहते हैं, दो कार्बन हो तो उसे सेकेंडरी कहते हैं, तीन हो तो टर्शियरी कहते हैं, कोई भी ना हो तो हमने कहा उसको 0 डिग्री कह लो। ठीक है, तो हमने कहा कि भैया न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करना चाहता है। न्यूक्लियोफाइल खुद कैसे नेचर का है? नेगेटिव नेचर का। हेलोजन कैसे नेचर का है? वो भी नेगेटिव पोलैरिटी रखता है। तो अगर इसने इस पर अटैक किया तो यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव में रिपल्शन होगी और इसके अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, या तो इसको थ्रेशोल्ड जो भी मतलब कि एक एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको ओवरकम करना होगा, फिर जाके आगे से अटैक हो पाएगा। उससे अच्छा है ये क्या करेगा, ये पीछे से अटैक कर देगा, बैक अटैक कर देगा। तो ये देखिएगा छोटे छोटे एच है, यहाँ काफ़ी जगह है, मैं यहाँ से अटैक करके कार्बन के साथ बॉन्ड बना लूँगा। कार्बन जो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रखता है या पॉजिटिव पोलैरिटी रखता है। ठीक है, तो ये बैक अटैक करेगा, आगे से अटैक नहीं करेगा, आगे से अटैक नहीं करेगा, पीछे से अटैक करेगा। समझे बात को? अब जब ये पीछे से अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरमीडिएट बना दिखाई देगा। देखो, इसको देखो, यहां पर ये रहा आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आके अभी नया नया लगा है। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी नेगेटिव चार्ज रखता है और जो हेलोजन है वो भी। अब आप इन दोनों की ताकत चेक करो, जो ताकतवर होगा वो रह जाएगा, जो कमज़ोर होगा वो चला जाएगा। दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, तो इस वजह से इसका नाम बाईमोलिक्यूलर पड़ा था। ठीक है, अब ये रह गया आपका न्यूक्लियोफाइल और हेलोजन चला गया। अब मैं अगर इसको स्टार्टिंग से देखूं तो रिएक्शन जब ये स्टार्ट हुई थी तो पहले हेलोजन यहाँ था लेफ्ट हैंड साइड पे, अब उसको रिप्लेस करके जो नया न्यूक्लियोफाइल आया है वो है राइट हैंड साइड पे। तो इस यहाँ आते आते ये इन्वर्ट हो गया, इसलिए इसे इन्वर्जन कहते हैं। ये इन्वर्ट हो गया, पलट गया, उल्टा हो गया, इसलिए इसे इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्जन। अभी इसको ना हम, जब इसके आगे एक टॉपिक आने वाला है अभी तुम्हारा कायरल अकायरल कार्बन और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उस वाले टॉपिक में हम इसको देखेंगे। अब हमने लिया प्राइमरी मतलब यहाँ एक CH3 है, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या अब भी पॉसिबल है न्यूक्लियोफाइल का पीछे से जाके अटैक करना? बिल्कुल जगह है, जबकि ये CH3 बहुत बड़ा है, फिर भी जो छोटे छोटे हाइड्रोजन है ये इसको जगह प्रोवाइड कर देंगे और आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है सेकेंडरी की। देखो, यहाँ पे अटैक करने की ये भी जगह थी, यहाँ से भी अटैक कर सकता था,
और यहाँ से भी अटैक कर सकता था, मतलब अच्छी खासी जगह थी इसके पास। लेकिन सेकेंडरी में देखो थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, ये जगह पैक हो गई, अब यहाँ से अटैक नहीं हो सकता ना। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी जगह है तो थोड़ा बहुत अटैक हो सकता है। अगर मैं बात करूँ टर्शियरी की तो सारी जगह पैक हो गई। यहाँ से आ नहीं पा रहा था क्योंकि नेगेटिव था, यहाँ से पीछे से अटैक कर नहीं पा रहा क्योंकि जगह भर गई। अब मैं इसको नाम क्या दूँ? ये जो मॉलिक्यूल्स कंजस्टेड हो गया है या जगह घिर गई है या एरिया यहाँ पे नहीं मिल रहा है इसको अटैक करने का, तो इसके लिए कोई नाम होगा? हाँ, जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल कवर कर लेते हैं इसको तो उसको हम कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंडर मतलब इसको जाने से रोक रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, यहाँ से भी नहीं जाने दे रहा और यहाँ से भी नहीं जाने दे रहा, तो इसको हमने नाम दिया स्टेरिक हिंड्रेंस। ये देखो टर्शरी में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम थी और प्राइमरी में और भी कम थी, और जो हमारा फॉर्म था उसमें तो थी नहीं, पहले कार्बन में तो थी ही नहीं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी बढ़ेगी SN2 की रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। मेरी बात को समझो, स्टेरिक इफेक्ट और SN2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेरिक इफेक्ट और SN2 की रिएक्टिविटी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। आगे चलते हैं। अब वो कहता है अगर मैं बात करूं आपसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, आयोडीन लिखना क्यों भूल, अच्छा नीचे लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे हेलोजन का साइज़ बढ़ता है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। यहाँ पर आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाला हिसाब नहीं लगाएंगे, ये सिंपल सीधा साधा इनऑर्गेनिक वाला ही रूल है कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है। क्यों? उसका हटना आसान हो जाएगा। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर आसानी से आयोडीन को हटा सकता है, फ्लोरीन को हटाने में दिक्कत आएगी। ये हो गया। आ जाओ। अब वो कहता है एक और टाइप है इसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। अच्छा, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब अब वो किसी एक ही पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। पीछे वाली जो रिएक्शन थी SN2 उसमें तो दो बातों पे डिपेंड करता था, एक हमारा हेलोजन और एक नया आने वाला न्यूक्लियोफाइल, उन दोनों की ही ताकत पे डिपेंड करता था क्योंकि बीच में एक इंटरमीडिएट बनता था। अब जरा इसको देखना, दिखाई दे रहा है आपको टर्शियरी हैलाइड, इस पे अटैक कराया न्यूक्लियोफाइल का। जब मैंने टर्शियरी हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया तो यहाँ से नहीं हो पाया, यहाँ से नहीं हो पाया, यहाँ से नहीं हो पाया, तो रिएक्शन नहीं हुई। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था। तो हमने कहा भैया ये इंतज़ार करेगा कि ये हटे और मैं सीधा अटैक कर दूँ। ये देखो नीचे जो रिएक्शन बनाई है इसमें मैंने पहले हेलोजन को हटाया, Cl- बाहर करा। क्यों आसानी से हट गया? क्योंकि ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है। मेरी बात को समझो, ये है टर्शियरी कार्बोकैटायन। आप जानते हो टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। जैसे स्टेरिक इफेक्ट था, मतलब यूँ समझ लो स्टेरिक इफेक्ट ही इसका रीज़न मान लो आप। टर्शियरी कार्बोकैटायन जो होता है उसमें भीड़ बहुत हो गई थी, 1 2 3 4, तो जब यह क्लोरीन हट जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। ऐसा हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में ही पढ़ा था। जो टर्शियरी होते हैं कार्बोकैटायन वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सेकेंडरी कम और प्राइमरी और भी कम। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के मुताबिक टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, और अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया है तो अब उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना आसान है। अब न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर देगा सीधा। क्यों? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन तो फास्ट है, इससे पहले वाली रिएक्शन स्लो थी। तो यहाँ पे हमें बस अब ये देखना है कि क्लोरीन कब हटेगा। तो सारी रिएक्शन इस बात पे डिपेंड करती है कि क्लोरीन कब हटेगा। ये यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए कहलाया क्योंकि हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं क्लोरीन के हटने का। क्लोरीन हट गया तो उसके बाद सीधा न्यूक्लियोफाइल अटैक करके रिएक्शन बना देगा। ठीक है, आगे चल सकते हैं। देखो अब हमने कहा SN1 रिएक्शन कैसे डिपेंड करती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पे। देखो रिएक्टिविटी, टर्शियरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी की कम और प्राइमरी की और कम। इसको हम स्टेरिक इफेक्ट से भी समझा सकते हैं और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी या हाइपर कॉन्जुगेशन से भी समझा सकते हैं। लेकिन इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये ऑर्डर अब भी वही है।
आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ब्रोमीन की उससे कम, क्लोरीन की उससे कम और फ्लोरीन की सबसे कम। ठीक है, अब इसको एक बार एनसीईआरटी के हिसाब से देखते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन आपका न्यूक्लियोफाइल है, टू यील्ड मिथेनॉल एंड क्लोरीन आयन या क्लोराइड आयन फॉलोज अ सेकेंड ऑर्डर काइनेमेटिक्स। मेरी बात सुनो, ये मैं अभी आपको कराऊंगा, ये चैप्टर मैंने कराया नहीं है, लेसन नंबर 3, वहाँ बताऊंगा ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है। ठीक है, यहाँ पर रेट जो है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, सेकेंड ऑर्डर में 2 पे करता है, फर्स्ट ऑर्डर में 1 पे करता है। अब देखो यहाँ पर ये इन पे डिपेंड करता है, OH और Cl पे। ठीक है, ये समझो बेटा, ये एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों बनाया है। एनसीईआरटी से 3D में दिखाना चाह रही है, ये प्लेन पर है, ये प्लेन पर है, ये प्लेन पर है, डैश का मतलब पीछे और एज का मतलब आगे, तो 3D बन जाता है ये। ठीक है, देखो यहाँ पर ही बना रखा है, ये आगे है, ये पीछे है प्लेन से, ये प्लेन पर है, ये प्लेन पर है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना ये, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री होती है जिसमें सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये एक बार मैंने बना के भी दिखा दिया समझाने के लिए, इसको भी देख लेना। ठीक है, अब ये रिएक्शन कराई, हो गया काम, आगे बढ़ो। नीचे क्या कहता है, इट डिपिक्ट्स अ बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट SN2 रिएक्शन, द incoming nucleophile interact with alkyl halide causing the carbon halide bond to break while forming a new carbon OH bond. These two processes takes place simultaneously. ये एक साथ होते हैं in a single step and no intermediate is formed. ये कह रहा है यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, वैसे ये इंटरमीडिएट ही है ये जो बना है। As the reaction progresses and the bond between the nucleophile and carbon atom start forming, the bond between the carbon atom and leaving group weaken, वो कमज़ोर होता चला जाता है। जो बॉन्ड कार्बन एटम, मैं मार्कर बदल लेता हूँ, जो बॉन्ड कार्बन एटम और लिविंग ग्रुप में था वो तो कमज़ोर होता चला जाता है, और जो नया वाला ग्रुप आया उसके साथ उसका बॉन्ड मजबूत होता चला जाता है। एज दिस हैपन्स द कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम अंडर अटैक इनवर्ट्स इन मच द सेम वे एज एन अम्ब्रेला इन टर्न इनसाइड आउट व्हेन कॉट इन द स्ट्रॉन्ग विंड। वो कह रहा है भैया जैसे तूफान में वही होता है ना, आपकी अम्ब्रेला उल्टी हो जाती है, वैसे ही ये भी अपना स्ट्रक्चर पूरा उल्टा कर लेता है। मैंने इसको आपको बताया था, इसे इन्वर्ट कहते हैं, इन्वर्जन। ये क्लोरीन पहले यहाँ लगा था, अब ये OH यहाँ लगा है। ठीक है, जो लेफ्ट और राइट का उल्टा हो जाता है। यहाँ पहले ये लेफ्ट में लगा था क्लोरीन, लेफ्ट मोस्ट पे, अब OH राइट मोस्ट पे लगा है। आगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, और इस प्रोसेस को हम इन्वर्जन कहते हैं। इन द ट्रांजिशन स्टेट द कार्बन, बस फिर वही बता रहा है, ये आगे कुछ खास नहीं है। आगे चलते हैं, अब वो देखो क्या कहता है, द प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्सटीट्यूएंट्स ऑन और नियर द कार्बन एटम हैव अ ड्रामेटिकली इनहिबिटिंग इफेक्ट of the simple alkali halide. Methyl halide react most rapidly in SN2 reaction because there are only 3 small hydrogen atoms. लेकिन टर्शरी में ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी, उसको हिंडर करेगा कौन, वो जो 3 CH3 के ग्रुप है। तो वो यही बात बता रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस की। तो कहता भैया प्राइमरी में होना आसान है, सेकेंडरी में मुश्किल, टर्शरी में और मुश्किल। यहाँ एनसीईआरटी ने बना के भी दिखाया। यहाँ ये छोटे छोटे हाइड्रोजन थे, यहाँ ये बहुत बड़ा CH3 आया, यहाँ 2 बहुत बड़े CH3 आए, और अब तो कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है, SN1 रिएक्शन में क्या है, SN1 रिएक्शन आर जनरली कैरिड आउट इन अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर। अच्छा भैया ये होती किसकी प्रेजेंस में, ज़रा इस पर ध्यान दे लो,
पानी, अल्कोहल और एसिटिक एसिड वगैरह एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, तब ये रिएक्शन होती है। द रिएक्शन बिटवीन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन, नीचे फिर दोबारा दे रखा, आपकी ब्रोमाइड ले लिया, टर्शरी कंपाउंड ले लिया और रिएक्शन को चालू करा दिया। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो सेकेंड ऑर्डर थी, याद रखना। आगे, इट अकरिंग 2 स्टेप, और ये 2 स्टेप में होती है। पहले Br हटता है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आके जुड़ती है। तो पहला स्टेप स्लो है, बताया था मैंने आपको। दूसरा फास्ट स्टेप है, जिसके अंदर दूसरी चीज़ आके उससे जुड़ती है। ये भी रिएक्शन एनसीईआरटी की ही है। चलें आगे। ये वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ कि SN2 रिएक्शन के लिए प्राइमरी सबसे अच्छा है, सेकेंडरी उससे कमज़ोर, टर्शरी सबसे कमज़ोर। और SN1 के लिए टर्शरी सबसे अच्छा है, सेकेंडरी उससे कमज़ोर और प्राइमरी सबसे कमज़ोर। कहता है यही केस आपके अरीन में भी रहेगा। फॉर द सेम रीज़न एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड, एलाइलिक का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसके बाद वाला यानी कि सेकंड कार्बन जो होता है उससे डबल बॉन्ड लगाओ। जिससे हेलोजन जुड़ा होता है ना बेटा, उसे हम कहते हैं अल्फ़ा, उसके साथ वाले को कहते हैं बीटा। अगर यहाँ डबल बॉन्ड हो तो इसे कहते हैं अलाइल। वैसे बता चुका हूँ इसको कॉमन नेमिंग में। और ऐसा ही होता है बेंजाइल के साथ। तो अलाइलिक में और बेंजाइलिक हैलाइड में दोनों में SN1 की रिएक्टिविटी ऐसी ही रहती है। ठीक है, आगे नीचे देखो क्या कहता है। फॉर अ गिवन एल्काइल हैलाइड द रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड RX फॉलो द सेम ऑर्डर इन बोथ। I का ज़्यादा, Br का कम, Cl का और कम और F का सबसे कम। ये ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक आपका कंप्लीट, SN1 SN2 रिएक्शन। इसका एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी। ये लो, ये इस क्वेश्चन को देखो बेटा, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। तो भैया हम एक काम करते हैं, पहले ये देखते हैं कि ये दोनों है कैसे। दोनों के दोनों क्लोरीन है, हाँ, तो इस वाले हिस्से को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर पीछे जाते हैं। अगर मैं इस कार्बन को देखूं, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो हमारा कार्बन तो प्राइमरी है। हेलोजन से जुड़ा है जो कार्बन वो तो प्राइमरी है, लेकिन इस बार सेकेंडरी है। तो आप कहोगे भैया ये वाला तो प्राइमरी है और ये वाला सेकेंडरी है, और हमारी SN2 रिएक्शन की बात हो रही है, तो SN2 रिएक्शन तो प्राइमरी ज़्यादा अच्छी दिखाता है। ख़त्म कहानी। अगला केस, आयोडीन क्लोरीन, क्या दोनों प्राइमरी है? देख लेते हैं। ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। अब डिफरेंस है इसमें, आयोडीन ज़्यादा अच्छी दिखाता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, 1 मिनट वीडियो पॉज करके इसका रीज़न एनसीईआरटी क्या कह रही है वो पढ़ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, अब 7th एग्जाम्पल में क्या कहता है। पहले तो कहता है 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन, इन्हें तो बनाना पड़ेगा। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आओ भैया। पहले तो ना आप एक चीज़ समझ लो, ये पोजीशन कैसे काम करती है, आइसोमर्स कैसे बनाओगे। मान लो भैया ये आपका पहला है कार्बन, ये कार्बन फर्स्ट, ये कार्बन सेकंड, ये कार्बन थर्ड, ये कार्बन फोर्थ। तो जो फर्स्ट कार्बन पे लगा है वो है A, और यहाँ से अगर मैंने फर्स्ट चालू कर दिया तो ये भी A, तो ये तो दोनों का एक ही नाम हो गया। अच्छा, यहाँ से मैं 1 2 3 4 या 1 2 3 4, तो सेकंड वाला जो है 2 अलग अलग चेन में ये नंबर पकड़ के बैठा है, और 2 अलग अलग चेन में फर्स्ट वाला ये नंबर पकड़ के बैठा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फर्स्ट और ये सेकंड और सेकंड। तो मैं इनको अलग नाम नहीं दूंगा, इनको मैं कहूँगा A और B। तो या तो मैं ब्रोमीन को यहाँ लगा दूँ, या मैं ब्रोमीन को यहाँ लगा दूँ, तो 2 ही आइसोमर बनेंगे। ये क्या थी, कार्बन की सीधी चेन, इसे कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। अब मैं कार्बन की चेन को बदल रहा हूँ और ऐसा कर देता हूँ, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अब इसमें कितनी पोजीशन है जो सेम है या अलग है।
मैं यहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे लगाऊँ या यहाँ पे लगाऊँ ब्रोमीन को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब यहाँ लगाता हूँ तो फ़र्क पड़ता है। तो 2 पोजीशन हो गई, एक पोजीशन और ये 2 दूसरी पोजीशन। आ जाओ। अब देखो, ये पहली पोजीशन इस पे और ये दूसरी पोजीशन इस पे, यही थी ना 2 पोजीशन। तो 2 पोजीशन तो आपकी ये रही, 1 और 2, ख़त्म कहानी। फिर इस वाले में 1 और 2, ख़त्म कहानी। 4 कंपाउंड बनाए हमने, ठीक है। इन चारों कंपाउंड में से कौन कौन सा कैसा है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है ये वाला। एक मिनट रुको, इसको हटा दो, पहले हम पता करते हैं कौन सा कैसा है। भैया ये तो साफ दिखाई दे रहा है प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी है। जो ये कार्बन है ना, ये 2 से घिरा है इसलिए सेकेंडरी है, और ये कार्बन 3 से है इसलिए टर्शियरी है। ये तीनों तो साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें दिक्कत है। ये वाला कार्बन प्राइमरी है लेकिन इसके पीछे वाला सेकेंडरी है, तो इसको हम प्योर प्राइमरी नहीं कहते। मतलब वैसे है ये प्राइमरी, मैं अपनी तरफ से कह देता हूँ ये प्राइमरी पार्शियल है। तो हमें किस रिएक्शन के बारे में पता करना था? SN, एक मिनट रुको, देखना पड़ेगा। SN1 के लिए, SN1 के लिए सबसे अच्छा होता है टर्शियरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद पार्शियल प्राइमरी और उसके बाद प्राइमरी। ठीक है, ठीक है। और SN2 के लिए मैंने ऑर्डर लिख दिया है यहाँ पर। SN2 और SN1 में अगर मैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाली बातें नहीं कर रहा हूँ तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, और अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाली बातें कर रहा हूँ तो दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, एकदम सेम। ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या बनाया है, ये प्राइमरी है समझाने के लिए। ये तो साफ सीधा सुथरा प्राइमरी है, कुछ भी नहीं है, सारे एक लाइन में लगे हैं नॉर्मल। दूसरे वाले में क्या हुआ, एक ब्रांच आ गई, इस ब्रांचिंग की वजह से ये पार्शियल प्राइमरी कहलाता है, थोड़ा सा प्राइमरी, थोड़ा सा सेकेंडरी है। ये ब्रांच अगर नज़दीक आ जाए तो और ज़्यादा पार्शियल प्राइमरी, यानी कि थोड़ा ज़्यादा सेकेंडरी है। ठीक है। अब प्राइमरी सेकेंडरी देखना चाहो तो यहाँ से देख लो, ये कैसा है, ये है क्वाटनरी। इसके चारों ओर देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4। और ये वाला कैसा है, जिसे अभी ग्रीन करा है, ये वाला, ये टर्शियरी है। देखो 1 2 3, और इसका रंग बदल रहा हूँ मैं, ये कैसा है, ये सेकेंडरी है। देखो, और ये लास्ट वाला कैसा है, प्राइमरी। तो ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये है टर्शियरी और ये है क्वाटनरी। ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। अब 1-2 एग्जाम्पल NCERT के खुद करो, ये वाला टॉपिक आपका यहीं समाप्त।